नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लास में। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी सीरीज है, उसमें आज हम लोग देखेंगे क्लास सेवन का जो ओल्ड एनसीईआरटी का जो महत्वपूर्ण कुछ चैप्टर दिया गया है, उससे संबंधित एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका हो गया भारत और संसार। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर हम लोग आगे कर रहे हैं, इसे 12 तक कंप्लीट करेंगे। जो एनसीईआरटी सीरीज आता है दृष्टि पब्लिकेशन का हिस्ट्री का, उससे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप लोग नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चैप्टर फर्स्ट हो गया आपका भारत और संसार, और इसका पहला क्वेश्चन है मध्यकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में बोली जाने वाली वर्तमान काल की सभी भाषाओं का विकास मध्यकाल में हुआ। बिल्कुल सही है। दूसरा, मध्यकालीन साहित्य आरंभ में तारपत्रों और भोजपत्रों पर लिखे गए, पर 13वीं सदी से ये कागज़ पर लिखे जाने लगे। तो फिर में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो दोनों हो जाएगा, इसका दोनों कथन सही दिया गया है। साथ साथ इसका व्याख्या भी देखते हम लोग चलेंगे। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। भारत में बोली जाने वाली वर्तमान काल की सभी भाषाओं का विकास मध्यकाल में हुआ। आज जो प्रयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र इसी काल में लोकप्रिय हुई। मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्यिक साधन प्राप्त हैं। यह साहित्य आरंभ में तारपत्रों और भोजपत्रों पर लिखा गया था, पर 13वीं शताब्दी से कागज़ पर लिखे जाने लगे। इन पुस्तकों में से अनेक अब तक मौजूद है, अभी भी ये अवेलेबल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है अर्थात सत्य है? तो पहला कथन है पहले 4 खलीफाओं के बाद उमैयादों का शासन आया था तथा इसके पश्चात बगदाद के अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया। तो इसका पहला कथन तो सही है। दूसरा देखते हैं हारून उल रशीद उमैयाद खलीफाओं में से एक थे। हारून उल रशीद उमैयाद खलीफाओं में से थे। दूसरा कह रहा, तीसरा कथन उमैयादों ने दमिश्क से शासन किया। उमैयादों ने दमिश्क से शासन किया। तो ये पूर्वोक्त में से कौन सा कथन सही पूछा गया? तो इसका पहला और जो तीसरा है ये सही दिया गया और दूसरा गलत है। देखते हैं क्यों गलत है, इसका व्याख्या पढ़ने से पता चलेगा। कथन पहला और तीसरा सही है। पहले 4 खलीफा हजरत मोहम्मद के साथी थे। उनके बाद उमैयादों का शासन काल आया। ये दमिश्क से शासन करते थे, अर्थात उमैयादों का शासन कहाँ से होता था? दमिश्क से। उमैयादों के बाद अब्बासी वंश के शासकों ने बगदाद से शासन किया, और अब्बासी का शासन कहाँ था? अब्बासी का ये बगदाद से किया, जबकि यहाँ पे क्या था? हारून उल रशीद उमैयाद खलीफाओं में से एक थे। आगे देखते हैं इसका मिलेगा। अब बगदाद से शासन किया, और हारून उल रशीद जिनका दरबार सारे संसार में प्रसिद्ध था, बगदाद के खलीफा थे। ये कहाँ का था? बगदाद के खलीफा थे। अतः कथन जो दूसरा है वो गलत दिया गया है। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। दूसरा, 15वीं और 16वीं शताब्दी के यूरोप में विद्या का विकास करने में अरब निवासियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण हाथ था। तो इसका जो फर्स्ट है 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में वृद्धि नहीं हुई बल्कि इसमें कमी आया था, ये आपका हो गया गलत हो गया। इसका केवल दूसरा कथन ये सही दिया गया है, जिसमें कहा गया है 15वीं और 16वीं शताब्दी के यूरोप में विद्या का विकास करने में अरब निवासियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण हाथ था। देखते हैं इसका व्याख्या। कथन जो पहला वो गलत है, क्योंकि 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति घट गई, अर्थात कमी हुआ। उनका राज क्षेत्र जो प्रांतों में विभाजित था उनके नियंत्रण में अब ना रहा, और सभी प्रांत स्वतंत्र हो गए। उन प्रांतों में गजनी और
गौड़ के प्रांत भी थे शामिल उसी में से, जबकि दूसरा कथन बिल्कुल सही दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बारूद, कागज और कंपास, जिसको कुतुबनुमा कहा जाता है, किसको? कंपास को कुतुबनुमा बनाने की तथा छापने की कला आदि सब चीन से यूरोप पहुंचा। मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, अतः उन्होंने चीन के कुछ भागों पर और मध्य एशिया में रहने वाली जातियों को इस्लाम धर्म को मानने वाला बना दिया। तीसरा कथन है कि चीन के व्यापारी केवल रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे, तो इसका केवल जो दे दिया यही गलत दिया गया। चीन के व्यापारी केवल रेशम मार्ग का प्रयोग नहीं करता था, वो समुद्री मार्ग का भी किया करता था। देखिए, और भी मार्ग का यूज़ किया करता, जहाज़ के थ्रू जाता था। तो इसका पहला और जो दूसरा वो कथन सही दिया गया, केवल हो जाएगा पहला और दूसरा। क्योंकि चीन के व्यापार में केवल रेशम मार्ग का ही प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि चीन के व्यापारी जहाज़ों से भी अपना सामान ले जाते थे। तो ये जो हमारा चैप्टर था फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट अगला ही चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा भी चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में कुछ ज़्यादा इसमें नहीं दिया गया था क्वेश्चन। तो दूसरा चैप्टर हो गया आपका दक्षिण भारत के राज्य, अर्थात 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का ये घटनाक्रम के बारे में दिया गया इतिहास, और ये दक्षिण भारत के राज्य से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी अर्धभागों के मध्य अधिक निकटता के संबंध के कारण थे। अर्थात प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों जो अर्धभाग है, ये दोनों आपस में मिला, तो अर्थात मिला अर्थात निकटता काफ़ी नज़दीक आया। इसका संबंध के क्या कारण था, यह पूछ रहा। देखते हैं पहला जो कथन कह रहा है। फर्स्ट कथन है, दक्षिण भारत के उत्तरी राज्यों ने अपने राज्य गंगा घाटी तक स्थापित करने के लिए प्रयास किया। दूसरा, दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलनों ने उत्तर भारत को भी प्रभावित किया। बिल्कुल ये भी सही है। और दक्षिण भारत के बहुत से ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गए। तो इसमें सही उत्तर पूछ रहा, तो देखिए इसका जो तीसरा है ये तो गलत दिया गया, बाकी आपका जो पहला और जो दूसरा है ये दोनों सही दिया गया। दक्षिण भारत के बहुत से ब्राह्मण नहीं बल्कि उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मण ये कहाँ जाकर बस गया था दक्षिण भारत में। देखते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला और दूसरा हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। मध्यकाल में इस विशाल देश के उत्तर एवं दक्षिण राज्य एक दूसरे से उस प्रकार अलग नहीं रहे जिस प्रकार वे प्राचीन काल में थे। इस समय विंध्य पर्वत श्रृंखला और दक्कन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच संबंध स्थापित करने का साधन बन गया। मध्यकाल में इन राज्यों की निकटता के 3 प्रमुख कारण थे। अर्थात मध्यकाल में इन राज्यों का आपस में होने के क्या कारण था, 3 प्रमुख कारण देखते हैं। पहला यह था कि दक्षिण भारत के उत्तरी राज्य ने अपने राज्य अधिकार को गंगा नदी की घाटी तक फैलाने का प्रयत्न किया। पहला तो यह कारण हो गया। दूसरा, दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय और तीसरा क्या कारण था? तीसरा यह था कि उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मण दक्षिण भारत में जाकर बस गए, जिससे मेलजोल की भावना में वृद्धि हुई। अर्थात कथन जो तीसरा था वो कथन गलत दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय राज्यों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारतीय राज्यों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 10वीं सदी में दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में राष्ट्रकूट सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य था। बिल्कुल सही है। और दक्षिण भारत के चोल शासकों का राज्य तंजौर के आसपास विस्तृत था। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों का राज्य आधुनिक मदुरई क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में था। ये भी सही है। ये सब आप क्या कीजिए, सबको जैसे दक्षिण उत्तर में क्या है, इसका जब आप डायग्राम के थ्रू पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे पांड्य, इसके उत्तर में ये था, कौन सा मदुरई कहाँ पड़ रहा था, इसको आप मैपिंग थ्रू पढ़ोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो दक्षिण भारत के पांड्य शासकों का राज्य आधुनिक मदुरई क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में था।
और जो चौथा कथन कह रहा, 12वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में कई नए राज्यों का उदय हुआ जो परस्पर चोल शासकों से प्रतिस्पर्धा करते रहे थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो चारों कथन दिया गया था वो चारों कथन सही दिया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लेते हैं व्याख्या। दक्षिण प्रायद्वीपीय राज्य में उत्तर पश्चिम का राष्ट्रकूट राज्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण राज्य था। राष्ट्रकूट राज्य उत्तर भारत के प्रतिहारों और पालों से कन्नौज और उनके आसपास के पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्र पर अधिकार पाने के लिए लड़ते रहे। चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तथा तमिलनाडु से अपना शासन आरंभ किया। ईसा की 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साम्राज्य इन्हीं का था। किसका? चोल का था। चोलों के दक्षिण में आधुनिक मदुरई के आसपास पांड्य शासकों का राज था और चोलों के पश्चिम में आधुनिक केरल प्रांत जो चेर वंश का शासन था। 12वीं शताब्दी तक इन राज्यों में से कुछ का पतन हो गया और इन क्षेत्रों में नवीन राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें उत्तर में चालुक्य हो गया, यादव वंश देवगिरी में जो था, काकतीय वारंगल तथा होयसाल वंश जो द्वारसमुंद या आधुनिक मैसूर आदि में प्रमुख थे। चोल शासकों के इन नवीन राज्यों से अपनी शक्ति की रक्षा के लिए युद्ध करने पड़े थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका चोल शासकों से संबंधित है। पहला है, चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय प्रमुख था। तो क्या विजयालय इसमें से प्रमुख था? बिल्कुल सही है। दूसरा, चोल साम्राज्य के शासक प्रातांग प्रथम ने पांड्य राज को हराया था। तो चोल शासक प्रातांग प्रथम ने पांड्य राज को हराया था, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा स्टेटमेंट अर्थात कथन देखेंगे। चोल शासक राज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका पर सफल आक्रमण किए, ये भी सही है। ऑप्शन चौथा है आपका, राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने प्रातांग प्रथम को पराजित किया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो चारों कथन वो सही दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन सही है। चोल शासक विजयालय 846 से लेकर 871 ईस्वी साम्राज्य की स्थापना की, इसका समय दिया गया, टाइम पीरियड किसका? विजयालय का। साम्राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में प्रमुख था। अन्य प्रमुख शासक प्रातांग प्रथम, जिसका जो समय कब से रहा 907 से लेकर 955, जिसने पांड्य राज को जीता और मदुरई कौंडवन को उपाधि धारण की। हालांकि प्रातांग प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव द्वितीय से पराजय भी झेलनी पड़ी। प्रातांग प्रथम ने राज्य में कृषि को प्रोत्साहित किया व सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण भी कराया। चोल शासक राज प्रथम, जिसका जो समय रहा 985 से लेकर 1016, चोल साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक था। कौन? राज प्रथम। वह एक कुशल सेना संचालक व महत्वाकांक्षी था। उसने पांड्य और चेर वंश के राज्यों पर आक्रमण किया। उसने उत्तर की ओर आधुनिक आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र पर आक्रमण किया। समुद्र विजय की दृष्टि से राज ने मालदीव और श्रीलंका नामक द्वीपों पर सफल अभियान किए। समुद्री विजय से चोलों का पश्चिम एशिया से व्यापार बढ़ गया। अरब व्यापारियों भी इसी रास्ते व्यापार करने भारत आते थे और इस समय चेर, मालदीव और लंका व्यापार में प्रमुख केंद्र था। व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम से संबंधित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन हो गया, राजेंद्र प्रथम ने उड़ीसा के रास्ते गंगा नदी के तटीय राज्य बंगाल तक आक्रमण किया। दूसरा, दक्षिण पूर्व एशिया अभियान के अंतर्गत उसने
श्री विजय को पराजित किया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया? जिसमें से दोनों कथन सही दिया गया, तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। राजेंद्र प्रथम, जिसका जो समय रहा टाइम पीरियड 1016 से लेकर 1044 ईस्वी, चोल शासक राज का पुत्र था। चोल शासक राज का पुत्र था। राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने दक्षिण प्रायद्वीप में अनेक युद्ध लड़े। राजेंद्र प्रथम के 2 समुद्री युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। तो उसने 2 समुद्री युद्ध भी लड़े जिसमें काफ़ी वो साहसिक और वीरतापूर्ण थे। प्रथम उसमें से था जिसमें उसकी सेना पूर्वी भारत के समुद्र तट से होकर उड़ीसा को पार करती हुई गंगा नदी तक पहुंची, जहां उन्होंने बंगाल में शासन करने वाले पाल वंश के राजा को आतंकित किया, अर्थात उस पर आक्रमण किया। राजेंद्र का उत्तर भारत का यह युद्ध अभियान 700 वर्ष पूर्व किए गए समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के युद्ध अभियान के ही समान था। और दूसरा, राजेंद्र प्रथम का जो दूसरा साहसपूर्ण युद्ध था वो दक्षिण पूर्व एशिया का था। इस क्षेत्र में व्यापार हेतु भारतीय जहाज़ों को मलक्का की जलडमरू मध्य से होकर गुजरना पड़ता था। उस समय इस पर श्री विजय का अधिकार था और इस राज्य के अंतर्गत मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा का द्वीप भी आता था। भारतीय व्यापारियों के मार्ग क्षेत्र में श्री विजय के व्यापारियों द्वारा बाधा डालने के कारण राजेंद्र प्रथम ने इस राज्य पर आक्रमण किया और श्री विजय को पराजित किया। परिणाम स्वरूप श्री विजय ने भारतीय जहाज़ों को उस जलमार्ग से सुरक्षा के साथ यात्रा करने की आज्ञा दे दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चोलों की प्रारंभिक राजधानी तंजौर, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चोलों का राज कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भागों तक विस्तृत था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी तंजौर थी। बाद में आधुनिक चेन्नई के निकट कांचीपुरम को राजधानी बनाया गया। कुछ समय तक गंगईकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी रही। आगे बढ़ते हैं। चोल शासन प्रणाली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चोल शासन प्रणाली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। बिल्कुल सही है। राज को प्रांतों को वलनाडु और वलनाडु को गांव में विभाजित किया जाता था। ये चोल शासन से संबंधित प्रणाली है। तीसरा, ग्राम प्रशासन चोलों की महत्वपूर्ण प्रशासन विशेषता थी। तो ऑप्शन सी ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो ग्राम प्रशासन था वो चोलों की महत्वपूर्ण प्रशासन की एक विशेषता था। चौथा, चोलों की आय के प्रमुख साधन युद्ध से जीती हुई राशि होती थी। अर्थात जो आय का जो प्रमुख साधन था, क्या है, वो युद्ध के द्वारा जो जीता जाता था राशि वही हुआ करता था। तो ये तो गलत लग रहा। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा गलत हो गया, आपका 4 हो गया। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसमें पूछा भी क्या गया है, कौन सा कथन सही है, तो क्या हो जाएगा दूसरा, एक मिनट, पहला दूसरा तीसरा केवल बी हो जाएगा। बी हो जाएगा केवल दूसरा तीसरा और पहला दूसरा और तीसरा, सॉरी, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका व्याख्या। उपर्युक्त कथन पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जबकि कथन जो 4 है वो गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि चोलों की आय के प्रमुख साधन भूमि और भूमि की उपज पर लगाए गए कर तथा व्यापार कर थे, न कि युद्ध से जीती राशि। और चोल राज्य में राजा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि वह अपनी मंत्रिपरिषद से सलाह मशविरा करके शासन संचालन करता था। चोल राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया गया था जिसे मंडलम कहते थे। चोल राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया गया था जिसे मंडलम कहते थे। प्रत्येक मंडलम को वलनाडुओं में और वलनाडु को गांव में विभाजित किया जाता था। ग्राम प्रशासन चोलों की महत्वपूर्ण प्रशासन विशेषता थी। गांव का प्रशासन स्वयं ग्रामवासियों द्वारा किया जाता था। गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी। उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के आधार पर ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है। उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के आधार पर ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है। ग्राम सभा कई समितियों और उप समितियों में बटी रहती थी। ग्राम सभा के सदस्य लॉटरी द्वारा चुने जाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। चोल काल के समाज में चोल काल के समाज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चोल काल में ब्राह्मण सामान्य लोग थे। चोल काल में ब्राह्मण सामान्य लोग थे जिन्हें राजा से भूमि और ग्राम उपहार के रूप में मिलते थे। ये तो सही लग रहा है। दूसरा, चोल व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया तक व्यापार करते थे। ये भी सही लग रहा है। शूद्रों की स्थिति इस समय मजदूर और किसानों से बेहतर थी। ये गलत हो गया। ब्राह्मणों को दान किए गए ग्राम, जो ब्राह्मण को जो दान दिया जाता था ग्राम, उसे ग्रामम कहलाते थे। तो ये आपका गलत हो गया। देखते हैं क्यों। तो इसका जो पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा और चौथा ये गलत दिया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा अर्थात सही कथन है। चोल काल में ब्राह्मण और व्यापारी सामान्य लोग थे। ब्राह्मणों को राजा से भूमि और ग्राम उपहार के रूप में मिलते थे, जिसे ब्रह्मदेव उपहार कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। चोल राज में व्यापारी बड़े संपन्न हो गए थे। उनका चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार होता था। कुछ व्यापारियों मिलकर एक व्यापार मंडल बना लेते थे, जिसको मणिग्रामम कहा जाता था। तो व्यापारियों द्वारा जो बना लिया जाता था एक मंडल, उसे क्या कहा जाता था, मणिग्रामम कहा जाता था। अतः कथन 4 गलत हो गया। क्या है, देखिए चौथा कथन, ब्राह्मण को दान में दिए गए ग्राम, और ग्राम को क्या कहा जाता था, ब्राह्दे, उसे कहा जाता था ब्राह्दे उपहार। जबकि मणिग्रामम क्या था, ये व्यापारियों के द्वारा व्यापारियों क्या करता, मिलकर एक व्यापार मंडल बना लेता था, जिसे मणिग्रामम कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे। इस समय नगरों के मजदूर और गांव के किसान प्रायः बहुत गरीब होते थे। और उस समय जो नगर के जो मजदूर हुआ करता था, किसान हुआ करता था, गरीब होते थे। और शूद्रों की स्थिति इस समय इस समाज में सबसे दयनीय थी। अतः कथन तीसरा भी है वो गलत दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1077 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल व्यापार बढ़ाने की संभावना तलाशने के लिए किस देश भेजा गया था, तो चीन भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताओं पर विचार कीजिए। दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषता पर विचार कीजिए। पहला, दक्षिण भारतीय मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख केंद्र होते थे। दूसरा, इन मंदिरों में एक प्रांगण, गोपुरम और मध्य भाग में एक ऊंचा शिखर बनाया गया था। ये भी सही है। इस काल की मूर्तियां पत्थर या कांसे की बनी होती थी। तो इसमें से सभी कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। उपर्युक्त सभी कथन सही है। दक्षिण भारतीय मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। इस समय मंदिर बहुत वैभवशाली तथा भव्य होते थे। जैसे चोलों द्वारा तंजौर में बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर। मंदिर निर्माण में एक प्रांगण, प्रवेश द्वार जिसे गोपुरम कहते थे, तथा केंद्रीय मंदिर के ऊपर एक ऊंचा शिखर बनाया जाता था। प्रांगण में बहुत से छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते थे, जिसमें दूसरे देवता अथवा महात्माओं की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती थी। केंद्रीय गर्भगृह में देवी या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। ये मूर्तियाँ या तो पत्थर की बनी होती थी या फिर कांसे की बनी होती थी। कांसे की बनी हुई मूर्तियाँ विशेष रूप से सुंदर और अपने सौंदर्य के लिए संसार भर में सुप्रसिद्ध है। जैसे शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली महान नटराज की मूर्ति चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं का उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 10 हो गया। कंबन की रामायण का किस भाषा में अनुवाद किया गया है, तो संस्कृत भाषा। कंबन की रामायण मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई। इसका तमिल भाषा में अनुवाद किया गया था। तमिल दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। इस क्षेत्र में कन्नड़ भी एक प्रसिद्ध भाषा थी। कवि पंप, पन्ना और रत्न कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कहे जाते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दक्षिण भारतीय धार्मिक विशेषताओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
दक्षिण भारतीय धार्मिक विशेषताओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस क्षेत्र में लिंगायत एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था जिसके संस्थापक वासव थे। दूसरा, शंकराचार्य और रामानुज दक्षिण भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो इसका दोनों कथन सही दिया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में कुछ लोकप्रिय आंदोलन हुए। इनमें से कुछ तो अलवारों और नयनारों की दी गई शिक्षाओं को लेकर चल रहे थे, तो अन्य ने नवीन विचारों का प्रचार प्रारंभ किया। नवीन प्रचारक यह नहीं चाहते थे कि समाज का वर्णों और जातियों में विभाजन किया जाए। जो नवीन प्रचारक था वह नहीं चाहता था कि समाज को वर्ण और जातियों में विभाजित किया जाए, क्योंकि उनका विश्वास था कि सभी मनुष्य समान हैं। इन नवीन संप्रदायों में सबसे जो महत्वपूर्ण संप्रदाय था वो लिंगायत था, जिसका संस्थापक वासव 12वीं शताब्दी में हुआ था, अर्थात किया था। वासव ने 12वीं शताब्दी में किया था। इस समय दार्शनिकों में शंकराचार्य और रामानुज को दो प्रसिद्ध दार्शनिक माने जाते थे, और शंकराचार्य जो 8वीं शताब्दी में हुए केरल के रहने वाले थे, उनका दर्शन अद्वैतवाद जिसको कहा जाता है अद्वैत सिद्धांत कहलाया, जिसका अर्थ है विश्व में केवल एक ही सत्ता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। उन्होंने ज्ञान मार्ग को उपदेश दिया, अर्थात ज्ञान मार्ग को ज़्यादा वैल्यू दिया। नेक्स्ट है, रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में श्रीपेरुंबदूर तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने उपदेश दिया कि व्यक्ति को भक्ति भाव से अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में छोड़कर उसकी उपासना करनी चाहिए। अतः इनका मत शंकराचार्य के मत से बिल्कुल ही अलग था, भिन्न था। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर था दोनों कंप्लीट हो गया क्लास 7 का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 जो उत्तर भारत के राज्य, इसका भी समय पे कब है, इसका समय 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी। इससे पहले हम लोग ने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया अभी जस्ट, 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी का जो था ये दक्षिण भारत का संदर्भ में हम लोग ने क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर भारत के राज्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।